सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का भी उद्घाटन किया है और इस पार्क का नाम रखा है वेद वन पार्क। ये पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इस वेद पार्क का उद्देश्य क्या है? आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन करना। ये पार्क वैदिक साहित्य से जुड़ी कई जानकारियों को प्रदर्शित करता है और ये स्थान बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। अच्छा, इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट पार्क के बारे में मैं आपसे पूछता हूं। ये करंट अफेयर्स वाले प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन भी होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? केरल के कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक पार्क जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, ये कहां पे? बंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये मिलेगा हैदराबाद में। भारत का पहला विदेशी पार्क मुंबई में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, और बताओ देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। और उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? ललितपुर में। तो आप देखो, थीम पार्क वाला प्रश्न था और पार्क से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे अभी तक, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिवीजन करने को मिलेगा वो भी बिल्कुल कम समय में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस जरूरत है तो आपको चीजों को ध्यान से पढ़ने की और साथ साथ रिवीजन करने की, और कोशिश करो खुद से भी बोला करो। बोलने से चीजें जल्दी याद होती है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। देखो फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो यहाँ कौन सा एक्सरसाइज है? ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये इसका 7वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? कोच्चि केरल में हुआ और इसमें भारत के INS निरीक्षक ने हिस्सा लिया। अच्छा, पहले हम बात कर लें कि भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। देखो, अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास हम करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, कोप इंडिया करते हैं, संगम एक्सरसाइज हमने किया, मालाबार एक्सरसाइज तो क्वाड देशों के बीच में होती है, और अमेरिका के साथ अभी हमने तरकश एक्सरसाइज भी किया था। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज किया, फ्रिंजेक्स नाम का एक्सरसाइज किया और इनफन नाम का एक्सरसाइज भी किया था विशाखापत्तनम के पास। अभी सऊदी अरब के साथ हमने अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया। मालदीव के साथ एक तो इक्वेरिन और एक था नाम का एक्सरसाइज किया। हमने अभी यूके के साथ अजय वॉरियर किया और कोंकण एक्सरसाइज भी किया यूके के साथ, और श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया। सिंगापुर के साथ हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र किया राजस्थान के जोधपुर में, और राजस्थान के जैसलमेर में हमने इजिप्ट के साथ पहली बार एक्सरसाइज किया, उसका नाम है साइक्लोन 1। और डस्टलिक एक्सरसाइज हमने उज्बेकिस्तान के साथ में किया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अच्छा, आप ये बताओ, अभी 2023 में जापान के साथ हमने 3 एक्सरसाइज की है। 3 कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन की चैंपियन कौन सी टीम बन गई? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की बात हो रही है। इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसे हराया? ग्रेट ब्रिटेन को, और इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। और बता दूं, नीदरलैंड इस खिताब के साथ पुरुषों की प्रतियोगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और इसमें भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभी आपको याद है, हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप हुआ था ओमान में। इसको भारत ने जीता पाकिस्तान को हरा के। और अभी हॉकी इंडिया ने
पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है हार्दिक सिंह को और महिलाओं में सविता पुनिया को। अभी AHF एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे और रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। वैसे आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। यहीं पे इस साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जो 15वां संस्करण था। इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा के। और अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, इसको ITBP ने जीता लद्दाख स्काउट्स को हरा के। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए? क्रेग फुलटन बन गए, ये साउथ अफ्रीका से हैं। वैसे हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज आपको याद दिलाऊं तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। और अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे दिलीप तिर्की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने मोहम्मद तैयब इकराम। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा P वासुदेवन को। तो अभी RBI ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा यूं बताओ, अभी RBI के डेप्यूटी गवर्नर कौन बने थे नए? स्वामीनाथन जानकीरमन। अभी अंतर्दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया था? RBI ने। अभी RBI ने 100 डेज 100 पेज अभियान भी शुरू किया था। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और अभी RBI ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान भी शुरू किया था। और मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख के नाम पर रखा गया, जो कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। लेकिन अगर पूछूं कि RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। देखो, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर आपने कहा शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और ये RBI का जो लोगो होता है, इसमें आपको एक पेड़ मिलेगा, पाम ट्री होता है ये, ताड़ का पेड़। और जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। बाकी अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने अजीत कुमार मोहंती। और LIC के चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती। मोहंती हैं दोनों, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और नेस्कॉम के चेयरमैन बने थे अनंत माहेश्वरी। तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एकमारा परियोजना ये कहाँ पे शुरू की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अभी एकमारा परियोजना को शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वहां पे। जिसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। और इसमें कितना खर्चा होगा, या यूं कहूं ये परियोजना कितने करोड़ रुपए की है? 280 करोड़ रुपए की। मतलब 280 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। एक्चुअली में भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकम्र, और उसी के नाम पे ये परियोजना का नाम रखा है एकमारा परियोजना। और वैसे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। और इसी के नाम पे यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम आपको मिलेगा। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल हमने कहा भुवनेश्वर है। और यहीं पे आपको लिंगराज मंदिर मिलेगा, जिसे बनाया था सोम राजवंश ने। और यहीं पे कलिंगा स्टेडियम आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा। हीराकुद डैम यहाँ पर है, सबसे लंबा डैम, महानदी पर है ये। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, यहीं पर है। और भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है, जबकि यहाँ का क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य। ब्लैक पेगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को। जबकि व्हाइट पेगोडा कहा जाता है जगन्नाथ टेम्पल को। और जगन्नाथपुरी टेम्पल ये कब बना था? 1161 में। किसके द्वारा? गंग वंश के द्वारा। अभी आपको याद होगा तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना को भी शुरू किया था। और अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे तो मध्य प्रदेश था, जबकि जिला कैटेगरी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। अभी यहाँ पे मो घर योजना, मो बस योजना, मो परिवार योजना, मो जीवन योजना। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस तरह से? ताकि आपको ध्यान रखे किसी भी योजना के आगे मो आ रहा हो, मो से अगर उसकी शुरुआत होती है तो उसका संबंध उड़ीसा से है।
अभी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था जिसको भारत ने जीता। और उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये जो गंधमर्दन पहाड़ियां हैं इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहते हैं। और अभी टाइम्स की 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी जिसमें 2 भारतीय स्थल हैं, उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। कौन सी डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को 2 गुना कर दिया। मतलब अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, शुरू होती है 2018 में। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है चिरंजीवी योजना, ये किस राज्य की है और उसमें बीमा राशि को बढ़ा के कितना रुपया कर दिया गया, ये बताओ। बाकी गुजरात से एक प्रश्न आपको याद आएगा, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का भी संचालन कहां पे शुरू हुआ था? तो आंसर होगा गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा प्रश्न याद आ रहा है कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसे पहला प्रश्न तो सुनो, कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो रांची झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, शायद आपको पता भी होगा। दूसरा प्रश्न मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, किस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। शायद ये भी आपको याद होगा, नहीं याद था तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी 1 जुलाई 2023 को हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने गुरुग्राम में इस मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया। एक्चुअली में अभी जीएसटी लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। जीएसटी दिवस मनाते हैं ना हम 1 जुलाई को। अच्छा, इसमें करना क्या होगा? तो इसमें उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा दुकानदार से और उस बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ड्रॉ निकाला जाएगा और उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। तो इनाम के चक्कर में ही सही जो उपभोक्ता होंगे वो सामान खरीदते समय बिल मांगने की आदत विकसित, तो क्या सरकार बड़ी चंट चालाक है, वो इनाम का चक्कर देगी आपको। और चलो इनाम के चक्कर में ही सही, वो ये सोचती है कि इनाम के चक्कर में ही सही जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें सामान खरीदते समय बिल मांगने की आदत विकसित होगी। आपको याद है हमने पढ़ा था कि अभी दिसंबर 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहाँ पे शुरू होगी? हरियाणा में। और देश का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बना कहाँ पे? चंडीगढ़ में। वैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया। और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य ये हरियाणा ही है। अभी हरियाणा में ही ई अधिगम योजना और चिराग योजना शुरू हुई थी। उससे पहले यहाँ पे दयालु योजना भी शुरू हुई। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा मेटा ने। तो अभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है मेटा, यानी कि जिसका पहले नाम फेसबुक था, इसने अपना नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड को लॉन्च किया है। मतलब जैसे ट्विटर है ना, उसी की तरह से ये भी आप कह सकते हो। मेटा ने ट्विटर को काउंटर करने के लिए, उसे टक्कर देने के लिए ये थ्रेड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप इसमें टेक्स्ट मैसेज हो गए, फोटोज हो गए, 5 मिनट तक का वीडियो या कोई भी लिंक वगैरह आप शेयर कर सकते हो इसमें। तो थ्रेड को लॉन्च किया है मेटा ने। आपको याद होगा अभी मेटा ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए मिश्रित रियलिटी फंड भी लॉन्च किया था। अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया था और एक जुगलबंदी चैटबॉट भी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। फिर उसके बाद गूगल ने इसको काउंटर करने के लिए बार्ड लॉन्च किया, जबकि रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
अभी हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा अंकटाड ने। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जारी किया अंकटाड ने। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश आया है। और क्या बताया इसमें? और इसमें ये बताया कि जो डेवलप्ड देश हो चुके हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, तो जो भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एफडीआई में 37% की कमी देखी गई है। और जो डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश हैं उनमें 4% की वृद्धि देखी गई है एफडीआई के मामले में। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आया फिर भी आप देखोगे तो अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना है और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। और भारत में देखा गया कि $49 बिलियन का एफडीआई आया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो $49 बिलियन है ये पिछले साल से ज़्यादा है। आप कह सकते हो प्रतिशत में 10% की वृद्धि हुई है भारत में। अच्छा, अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रेबेका ग्रिंसपन बनी थी। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किस संगठन का फिर से महासचिव चुना गया? तो आंसर होगा नाटो। तो अभी नाटो के जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनको अभी एक बार फिर से नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वैसे आपको बता दूं ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये पहली बार नाटो के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे। देखो, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर हो गया ब्रुसेल, बेल्जियम में। वैसे अब इसके 31 मेंबर देश हो चुके हैं। 31वां कौन सा बना? फिनलैंड बना। अभी नाटो ने काफ़ी एक्सरसाइजें की हैं, जैसे कि आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पे? इसके नवीनतम सदस्य देश यानी कि फिनलैंड में। और अभी साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन भी किया नाटो ने। कहाँ पे? एस्टोनिया में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, पर उससे पहले हम कुछ और भी रिवाइज करना बाकी है हमारा, वो भी कर लेते हैं। जैसे हमने कल वाली शीट में पढ़े थे बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके समय जो इंपॉर्टेंट कार्य हुए वो। आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और साथ में उनके समय जो कार्य हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारी फटाफट वाली सीरीज में कल हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट में मैंने आपसे जाते जाते एक प्रश्न भी पूछा था कि बताओ बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, या यूं कहूं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा, मतलब आप सभी ने सही उत्तर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब से कब तक रहे थे ये? 1828 से लेकर 1835 तक। और इनके समय 1833 का चार्टर एक्ट आया था। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसी के तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ, इन्हीं के समय इन्होंने किया। और फिर इनके बाद 1835 से लेके 1836 तक भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। फिर इनके बाद 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड रहे भारत के गवर्नर जनरल और इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इनके बाद 1842 से लेके 1844 तक लॉर्ड एलन बरो ये भारत के गवर्नर जनरल बने। और इनके बाद 1844 से लेकर 1848 तक लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ये भारत के गवर्नर जनरल बने। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ये भारत के गवर्नर जनरल बने। और इनके समय काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डाकघर अधिनियम 1854 आया। बम्बई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन इन्हीं के समय चलाई गई। कितने किलोमीटर थी वो, ये बता सकते हो आप में से कोई? 34 किलोमीटर थी या 35 किलोमीटर थी? चलो बताओ, ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको। और इन्होंने भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा भी शुरू की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लेकर के आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, ये ध्यान रखना। इनके बाद 1856 से लेके 1862 तक लॉर्ड कैनिंग ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1858 ईस्वी का एक्ट भी लाया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या यूं कहूं कि भारत के पहले वाइसराय बने थे। तो ये शीट इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1836 तक, और इनके समय 1858 ईस्वी का एक्ट भी लाया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या यूं कहूं कि भारत के पहले वाइसराय बने थे। तो ये शीट इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक
ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वहीं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय ये बने लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों के नाम याद रखना आप। तो आज की शीट में हमने भारत के गवर्नर जनरल पढ़ लिए, कल की शीट में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ लिए थे, और कल की शीट में हम क्या पढ़ेंगे, भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप लोग जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे प्लीज़ एक बार शेयर कीजिए, मुझे भी फिर काम करने में मज़ा आए। तो ऐसा थोड़ा सा आप काम कीजिए। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, जिमैक्स एक्सरसाइज ये किसके बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। फिर आपसे पूछा अभी किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? आधव अर्जुन को। फिर आपसे पूछा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर आपसे पूछा यूके द्वारा किसे हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्तिकी गोंजाल्विस को। फिर आपसे पूछा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इसके प्रमुख कौन बन गए? MU नायर। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? गुजरात आंसर होगा। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस ये भी चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और फिर आपसे पूछा अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया? गुजरात में। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ई सरस एप्लीकेशन को। तो ये लो हमने कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी कर लिया। और एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी, मैंने बिल्कुल वीडियो के बीच में आपको कहीं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब इतना सा बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं करा तो। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर भी कर देना। तो अब हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि अभी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो हैप्पीनेस में भारत 126वें स्थान पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।